नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जुलाई सन 2025 एकादशी तिथि रात 9:16 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अब FD में मिलेगा तगड़ा मुनाफा। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये बड़े बैंक दे रहे हैं शानदार ब्याज दरें। फ्रेंच भाषा में निपुण होंगे हरियाणा के स्टूडेंट्स। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, अब ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट करने पर नहीं देनी होगी फीस। SYL विवाद पर पंजाब हरियाणा बातचीत को तैयार। दिल्ली में 9 तारीख को मीटिंग। CM सैनी और भगवंत मान सहित केंद्रीय मंत्री CR पाटिल रहेंगे मौजूद। हरियाणा CET परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा SSC ने की पूरी तैयारी। पहचान के लिए लगेंगे स्कैनर। खुशखबरी, खेड़की दौला टोल प्लाजा को इस जगह किया जाएगा शिफ्ट। 10 जुलाई से काम होने जा रहा है शुरू। मुख्यमंत्री बागवानी योजना की तारीख बढ़ाई गई, अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं बीमा। भाजपा को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर व धर्मेंद्र प्रधान समेत भूपेंद्र यादव भी रेस में। हरियाणा SSC के ग्रुप C रिवाइज रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाया सटे, अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी 427 रन पर घोषित। गिल ने 161 रन बनाए तो वहीं 3 इंग्लिश बैटर्स पेविलियन लौटे। स्टंप्स तक स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन। और PM नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के नेशनल हीरो को श्रद्धांजलि दी। सैन मार्टिन ने 3 देशों को आजादी दिलाई थी। वहीं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेवियर से मुलाकात की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 5 जुलाई यानी बीते दिन 2 जिलों फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ के नारनौल में शनिवार को बारिश हुई है। नारनौल में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखी गई, जिस वजह से अनाज मंडी में गाड़ियां फंसती हुई दिखाई दी। वहीं चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज यानी 6 जुलाई को 12 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह यानी मेवात जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं हरियाणा की ओर आने की संभावना है। इसलिए 6 जुलाई से 10 जुलाई तक हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और हवा में नमी बनी रहेगी। हरियाणा पुलिस विभाग फरीदाबाद की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती की जा रही है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन फरीदाबाद में उपस्थित होना होगा। इच्छुक आवेदक 18 जुलाई 2025 तक व्यक्तिगत रूप से जिला निरीक्षक कार्यालय सेक्टर 21C फरीदाबाद में अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास सेना व अर्धसैनिक बल से दिया गया ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होना होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक और राहत भरा फैसला लिया है। प्रदेश में अब ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से 70 मीटर के दायरे में स्थानांतरित करने में आने वाला खर्च अब किसानों से नहीं लिया जाएगा, जबकि पहले इसी दायरे में ट्यूबवेल कनेक्शन स्थानांतरित करने पर किसानों का 30 से 40 हजार रुपए खर्च आता था। इस संबंध में बिजली निगम ने आदेश जारी कर दिया है। बिजली निगम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एक स्थान से अब दूसरे स्थान पर ट्यूबवेल कनेक्शन के स्थानांतरण की मंजूरी तभी दी जाएगी जब ट्यूबवेल फेल हो गया हो या पानी के लवणता की समस्या या फिर अन्य सरकार की ओर से भूमि पर कब्जा हो गया हो। इसके साथ ही जिस स्थान पर कनेक्शन स्थानांतरित किया जाना है वह जमीन उसी उपभोक्ता के स्वामित्व पर होनी चाहिए। साथ ही उपभोक्ता किसी भी बिल के भुगतान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। कई किसान संगठन सरकार से अनुरोध कर चुके थे कि ट्यूबवेल कनेक्शन स्थानांतरित की फीस को माफ किया जाए। उनका तर्क था कि ट्यूबवेल सेम की समस्या व भूजल नीचे गिरने से फेल होते हैं, ऐसे में किसानों को स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए रियायत मिलनी चाहिए। हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। कक्षा 11वीं और 12वीं में योग को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार कक्षा 1 से 10वीं तक योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में पहले ही शामिल कर चुकी है। अब योग, खेल व अन्य विषयों को सम्मिलित करते हुए पाठ्यक्रम तैयार कर औपचारिक रूप से परीक्षाएं भी आयोजित करवाई जाएंगी। इससे बच्चों को बचपन से ही योग को समझने और जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में योग सिखाने का फैसला भी लिया गया है। इसके लिए PM मॉडल संस्कृति और क्लस्टर स्कूलों में 857 योग सहायकों की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्य की योग शिक्षा और स्वास्थ्य महाविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए नारायणगढ़ या फिर आसपास के क्षेत्र में जमीन चिन्हित की जा रही है।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब फ्रेंच भाषा में निपुण होंगे। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने अगले शैक्षणिक सत्र से फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू करवाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करवाने के लिए शिक्षक चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन शिक्षकों ने इच्छा जाहिर की है उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय हरियाणा के सहायक निदेशक ने गुरुग्राम SCERT डायरेक्टर, प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी डाइट प्रिंसिपल को पत्र लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि फ्रांस दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रेंच एंड इंडी यानी IFI के सहयोग से आगामी शैक्षणिक सत्र से चयनित सरकारी स्कूलों में फ्रेंच को विदेशी भाषा के रूप में शुरू किया जा रहा है। फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए 8 जुलाई की शाम 4 बजे जूम मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में शिक्षकों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शैक्षणिक समझ, संचार कौशल, अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता, तार्किक तर्क और समस्या समाधान योग्यता के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 14 जून 2025 को ग्रुप C पदों का जो परिणाम संशोधित किया था, उस परिणाम पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि हरियाणा SSC द्वारा जारी किए गए रिवाइज रिजल्ट पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसकी वजह से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों के मामले में हाईकोर्ट के एक निर्णय के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यह परिणाम रिवाइज किया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने भी पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों की वजह से उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इस निर्णय को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। HPSC की तरफ से इस फैसले पर अपील दायर की गई है। इस अपील पर डबल बेंच में सुनवाई जारी है। पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो परिणाम संशोधित 14 जून 2025 को जारी किया था, उसकी वजह से पहले से चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों में से जिनकी कैटेगरी बदल गई है या जो मेरिट सूची से बाहर हो गए हैं, उनमें से कुछ ने याचिका दायर कर 14 जून 2025 से संशोधित परिणाम पर रोक लगाने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने इस रिजल्ट पर रोक लगाते हुए इस मामले की सुनवाई HPSC की तरफ से दायर अपील के साथ करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में इन याचिकाओं की अपील पर अब 7 जुलाई 2025 को सुनवाई होने जा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से CET यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा 2025 के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इस परीक्षा के लिए हरियाणा SSC द्वारा पुख्ता इंतजाम कराए जाएंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। इसी महीने होने वाली CET परीक्षा में परीक्षार्थियों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक्स और चेहरे को पहचानने के लिए स्कैनर लगेंगे। इस कदम से फर्जीवाड़े पर काफी रोक लगेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जुलाई में ही परीक्षा को कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए आयोग 10 जुलाई को टेंडर खोलेगा। ऐसे में इसी महीने CET का आयोजन होने के आसार बढ़ गए हैं। प्रबल संभावना है कि CET परीक्षा इसी महीने आयोजित होगी। आयोग की तरफ से तलाशी से जुड़े उपकरणों, CCTV कैमरे, ऑनलाइन या ऑफलाइन बायोमेट्रिक्स और QR कोड स्कैनिंग, चेहरा पहचान से जुड़े उपकरणों को लेकर टेंडर खोले जाएंगे। जैसे ही यह सब पूरा होगा, परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से परीक्षा केंद्रों की लिस्ट भी बना ली गई है। अब की बार चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। अगर आप भी निकट भविष्य में अपनी पूंजी को फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक खबर काम की हो सकती है। इस समय देश के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों को 1 साल की FD पर शानदार ब्याज ऑफर किया जा रहा है। इसमें कई बड़े बड़े बैंक भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि DCB बैंक की तरफ से सामान्य ग्राहकों को 1 साल की FD पर 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.75% के हिसाब से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो आपको 1 साल की FD करवाने पर 6.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलने वाला है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3% SBI बैंक की तरफ से रहने वाला है। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1 साल की FD करवाने पर सामान्य नागरिकों को 6.7% के हिसाब से ब्याज ऑफर कर रहा है, तो वहीं सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज का लाभ मिलेगा। वहीं बैंक ऑफ इंडिया 1 साल की FD करवाने पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं कर्नाटक बैंक की तरफ से 1 साल की FD पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 7.4% एक्स्ट्रा ब्याज का लाभ मिलेगा। अगर आप भी FD करवाने का मन बना रहे हैं तो आपके पास इन बैंकों की तरफ से शानदार मौके हैं। जो युवा पुलिस में नौकरी के इच्छुक हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जुलाई से सितंबर के बीच दिल्ली पुलिस में 4 बड़ी भर्तियों की सौगात मिल सकती है। ये सभी भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग यानी SSA के माध्यम से निकाली जाएंगी। इनमें कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल तक के पदों पर आवेदन किए जा सकेंगे। इच्छुक व पात्र युवा इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। उससे पहले उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेजों को तैयार रखें, ताकि उन्हें भर्ती के लिए आवेदन के समय दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जानकारी के अनुसार SSC जुलाई से लेकर सितंबर के बीच कभी भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती
भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल की भर्तियों पर भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बता दें कि जून महीने में एसएससी ने 8 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिनमें एमटीएस, हवलदार, जेडब्ल्यू और सिलेक्शन पोस्ट 13 जैसी प्रमुख भर्तियां शामिल हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 में पंचगांव में टोल प्लाजा स्थापित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने बताया कि केएमपी एक्सप्रेसवे से पहले टोल प्लाजा बनाने का काम 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयार लेआउट प्लान को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस टोल प्लाजा के निर्माण कार्य को लगभग 3 महीने के भीतर पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। इसके लिए कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए, लोगों ने अनशन किया और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखे गए। अब सालों बाद लोगों की मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि खेड़की दौला टोल प्लाजा शिफ्ट होने पर बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी, लोगों को टोल प्लाजा की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। NHAI ने बताया कि पंचगांव में टोल प्लाजा के लिए 14 लेन का टोल प्लाजा बनाया जाएगा, जिसमें 12 लेन फास्टैग सिस्टम वालों वाहनों के लिए होंगे। इन लाइनों में अत्याधुनिक फास्टैग रीडर लगाए जाएंगे, जिससे कि वाहनों का 1 सेकंड के लिए भी ठहराव न हो। यानी टोल प्लाजा दिखाई देगा लेकिन वाहनों को रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक इस तरह की सुविधा द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर ही है। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL पर वार्ता के लिए फिर से पंजाब और हरियाणा तैयार हो गए हैं। केंद्र सरकार के न्योते के बाद दिल्ली में नहर के निर्माण के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग होगी। केंद्र सरकार की अगुवाई में वार्ता 9 जुलाई को दिल्ली में होगी। इसमें हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, पंजाब सीएम भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रहेंगे। पंजाब और हरियाणा इस मीटिंग में मजबूती से अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों सीएम ने अधिकारियों को संबंधित डॉक्यूमेंट और अब तक हुई मीटिंगों का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 214 किलोमीटर लंबी SYL नहर के निर्माण से संबंधित है, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी। हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, जबकि पंजाब ने 1982 में इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह मामला साल 1981 का है, जब दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर समझौता हुआ था और बेहतर जल बंटवारे के लिए SYL नहर बनाने का निर्णय लिया गया था। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 21,109 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसी बीच 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल में बालटान और अनंतनाग के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप पहुंच गया है। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटान दोनों रूट से जारी है। समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। यहाँ रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन जारी है। यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 581 अलग अलग सुरक्षा कंपनियों का चाक चौबंद बंदोबस्त किया गया है। बालटाल से लेकर गुफा तक के मार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर 50 मीटर पर एक जवान तैनात है। यदि आप अमरनाथ सिर्फ धार्मिक यात्रा के रूप में आ रहे हैं तो बालटाल रूट बेहतर है। यदि कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से जीना चाहते हैं तो पहलगाम रूट बेहतर है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है, लेकिन वक्त कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी हैं। हरियाणा सरकार ने बागवानी के किसानों को राहत प्रदान की है। अब किसान मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। पहले ये तिथि 31 मई तक थी, जिसे अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। बागवानी विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर यादव ने बताया कि बागवानी योजना में फलों और सब्जियों के किसान बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि किसानों के खेत में लगे फल सब्जियों को कोई नुकसान होता है तो बीमा योजना से उसकी भरपाई हो सकेगी। 100% अगर नुकसान होता है तो सब्जियों को उगाने वाले किसान को 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर फूलों को लेकर 100% नुकसान की स्थिति में किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा सरकार देगी। किसानों को 2.5% ही बीमा का भुगतान करना होता है, जिसमें सब्जियों वाले किसानों को 750 रुपए और फलों से जुड़े किसानों को 1,000 रुपए बीमा योजना के लिए बैंक के माध्यम से पैसे कटवाने होते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अर्जेंटीना के नेशनल हीरो और स्वतंत्रता सेनानी जनरल होसे डी सैन मार्टिन के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, चिली और पेरू को आजादी दिलाने वाले सैन मार्टिन को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बाद राष्ट्रपति जेवियर मिलई से मुलाकात की। राष्ट्रपति जेवियर ने राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर ने ब्यूनस आयर्स में डेलीगेशन लेवल पर बातचीत की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बात करें तो मोदी और जेवियर के बीच जरूरी खनिजों, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि सहित कई क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। दोनों देशों में लिथियम सप्लाई पर समझौता संभव है। अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम आयन भंडार है। पीएम मोदी शनिवार सुबह 2 दिन के दौरे पर अर्जेंटीना पहुंचे हैं। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम बनने के बाद मोदी का यह दूसरा अर्जेंटीना दौरा है। इससे पहले वे साल 2018 में G20 समिट में हिस्सा लेने अर्जेंटीना गए थे। मोदी 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। वे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बाद अर्जेंटीना पहुंचे हैं। मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद उनका अगला पड़ाव ब्राजील है। अर्जेंटीना में लगभग 3000 भारतीय प्रवासी रहते हैं। दोनों देश डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत अर्जेंटीना को पेट्रोलियम, तेल, कृषि रसायन और दोपहिया वाहन एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत अर्जेंटीना से वनस्पति तेल जैसे कि सोयाबीन और सूरजमुखी, लेदर और अनाज इंपोर्ट करता है। इस हफ्ते सोने व चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। पिछले शनिवार यानी 28 जून को सोना 95,784 रुपए पर था, जो अब 97,021 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1237 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो यह पिछले शनिवार को 1,05,193 रुपए पर थी, जो अब 1,07,580 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2,387 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,980 और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,970 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।